एक एक करके देखते जाओ किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग होती है। आपको हमने बताया था कि अगर पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं r डिस्टेंस पर, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, k Q1 Q2 अपॉन r। यहीं पर कोई एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे यहां एक रिंग हो गया, Q1 का चार्ज है और यहां से 2r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। अब इससे एसोसिएटेड अगर एनर्जी निकालनी है तो हमें मालूम है कि भाई ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो क्या करना है इसका तरीका, इस चार्ज से या इस सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी एनर्जी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल। तो इस जगह पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, रिंग की वजह से आएगा, और रिंग का पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2r। तो पॉइंट चार्जेस के लिए इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट आता है तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो बिल्कुल आसान होता है, जिसमें बोला जाता है कि सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर चार्जेस हैं रखे हुए, साइड लेंथ है L की। अगर इन चार्जेस को एक बड़े ट्रायंगल के वर्टिसेस पर प्लेस कराना हो Q, और इसकी साइड लेंथ है 2L, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस चार्ज। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा U इनिशियल, यहां पर आ जाएगा U फाइनल, यानी वर्क डन आ जाएगा U फाइनल माइनस। ये सबसे आसान सा न्यूमेरिकल है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रहे हैं। अगर इसी में आपसे बोला जाए कि कुछ यहां पर चार्जेस हैं Q1 Q2 और इस जगह पर है Q3, ये L डिस्टेंस है, Q3 चार्ज को किसी भी पाथ के थ्रू Q1 और Q2 के मिड पॉइंट पर रखना है, ये हो जाएगा L/2 L/2। तो दोनों को देख के समझ में आ रहा है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, यानी यहां पर एनर्जी अलग होगी और यहां पर एनर्जी अलग होगी। वर्क रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। लिखोगे तो क्या लिख लोगे, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। इधर देखो कितना आ जाएगा, 1 2 और 3। थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, जिस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिस चार्ज को डिस्प्लेस, जैसे कि इसे Q3 को कर रहे हैं, तो Q3 की एनर्जी में चेंज केवल आपको लिखना है। जैसे Q3 की एनर्जी यहां से एसोसिएटेड कितनी हो जाएगी, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। क्या Q1 और Q2 फिक्स है, तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ Q3 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा पेयर, तो U इनिशियल और U फाइनल। कभी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, आपसे पूछा जाए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, ऑल पॉसिबल पेयर्स काउंट करे जाते हैं। आपसे बोला जाए इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो क्या चार्ज से एसोसिएटेड जो भी पेयर होंगे वही केवल पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये लैंग्वेज पढ़ के ध्यान से देखना है कि सिस्टम में पूछा जा रहा है या चार्ज की पूछा जा रहा है या किस तरीके से इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। एक जो न्यूमेरिकल आया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे यहां पर +Q -Q और +Q चार्ज सेंटर पर है और इसको सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू यहां पर डिस्प्लेस कराया जा रहा है। ये एल लेंथ हो गया, एल लेंथ हो गया, सेमी सर्कुलर है, क्या ये भी एल हो जाएगा। इनिशियल डायग्राम तो इतना बन गया। फाइनल डायग्राम अगर देखो आप तो +Q और -Q जहां पर रखे थे वो तो थे ही, यहां पर +Q आ जाएगा और ये कितनी डिस्टेंस है 2L की, ये कितना है L। क्या इनिशियल और फाइनल में चेंज करके हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, तो इनिशियल में वर्क, इनिशियल में एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, ये पेयर बन गया, फाइनल में क्या हो जाएगा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो ये हो गए अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड होता है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, हम लोग इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा जो आता है वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखो किस तरीके से देखते हैं। जैसे पहला आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई एक पार्टिकल है फिक्स है, उसकी तरफ कोई दूसरा पार्टिकल किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। जैसे एक कैपिटल Q का चार्ज है, इसका मास m का दे रखा है और यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q का, इसको v की वेलोसिटी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट कराया जा रहा है।
अभी हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी लेके, इन्फिनिटी ना दे रखा होगा तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिक्स हो गया, ये फ्री है। जब इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, कुछ नहीं दे रखा है, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो क्या इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, रिटार्डेशन या म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से ये इस तरीके से जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी और ये वापस से रिट्रेस कर जाएगा। तो यहां से जाकर कुछ इस जगह पहुंचा जहां वेलोसिटी जीरो और वापस से रिट्रेस हो गया। ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितनी दूर इसके कितना इसके पास पहुंच के वापस हो गया। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तरीका एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो क्या लिखेंगे, के ई प्लस पीई इनिशियल इक्वल टू के ई प्लस पीई फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी देखो तो क्या हो जाएगा, जीरो। इस वाले के कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या दोनों की जीरो। ये P कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, क्या ये वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगी, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब ये फिक्स्ड हो। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो सकती है, ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, या किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो। आपको जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है, बस वैल्यूज रखनी है, प्रॉपरली पढ़ना है कि भाई कैसा कौन फिक्स है कौन फ्री है। जैसे एक चार्ज है Q1 का, इसका मास है m1, ये है अब की बार फ्री। और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 और m2 का मास है v की वेलोसिटी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। अब आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो अब ये फ्री होने की वजह से होगा क्या, जब ये इसकी फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर रिपल्सन की वजह से इसमें भी मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये भी मूव करेगा, और ये तो मूव कर ही रहा था। तो डिस्टेंस कौन सी क्लोजेस्ट होगी इनके बीच में, जब दोनों की वेलोसिटी जो हो जाए वो सेम हो जाए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या हो जाए, जीरो। तो हम लोग इनिशियल डायग्राम तो ये हो गया, फाइनल डायग्राम ये बोल सकते हैं कि ये जो Q1 है ये भी V से चले, और ये Q2 है ये भी V से चले, तभी इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो फिक्स आएगा, और यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, क्योंकि हमें R भी नहीं पता है और V भी नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन पहले यूज करते हैं, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो क्या आ जाएगा, पहला P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम, क्या इसका मोमेंटम जीरो और इसका आ जाएगा m2 टू इंटू वी। P फाइनल, दोनों सेम तरफ जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, m1v प्लस m2v। यहां से क्या वेलोसिटी अपने आपको मालूम चल जाएगी। एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल में कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v स्क्वायर इक्वल टू फाइनली हाफ m1v। इसको लिख लेते हैं v1, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v1 स्क्वायर प्लस k q1 q2 अपॉन, दो इक्वेशंस हैं दोनों ने, यहां से v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, फिक्स कौन सा है फ्री कौन सा है और किस तरीके से आएगा। कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि दो पार्टिकल हैं r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, q चार्जेस हैं इस पर, अगर इनको यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट ने इन्हें होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे रिलीज करेगा तो फाइनल इनकी वेलोसिटी बतानी है कितनी हो जाएगी। जब रिलीज करेगा तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये भगेंगे। मासेस अगर इनके सेम हैं तो क्या इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इनिशियल में, क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन आर। फाइनल में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि इन्फिनिटी पे पहुंच गए। ठीक है, अब दूसरा, अगर मासेस अलग अलग हो जाएं m1 और m2 तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा फिर से। P इनिशियल हो गया जीरो, P फाइनल, ये v1 से जाएगा ये v2 से जाएगा, तो m v1 इक्वल टू m v2, v1 और v2 के टर्म में ये बात कर सकते हैं, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। जो
इस पे मिक्स करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ पूछना नहीं है। एक रिलेशन आपको बताया था v इक्वल टू यू बाई क्यू, अरे था ना। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी, या डेल्टा u इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ये वर्क डन था। ये बोला था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, या आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं इससे, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बाकी वो जो बोलते हैं वर्क डन इन स्लोली ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, वो हो गया आपका कंसेप्चुअल डेफिनेशन। तो अब हर एक को डेफिनेशन के फॉर्म में तो नहीं देखना, बट ये है कि भाई अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कहीं का निकालना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज और उस जगह का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल। लैंग्वेज चेंज होगी, पार्टिकल्स बदलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, वही रिपीटिशन है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, शायद इस पर हम लोग बात कर चुके थे। स्ट्रेट लाइन की हो गई थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, पैराबोलिक को डिस्कस करना है तो उसी का एक पूरा केस देख लेते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, एक चार्ज पार्टिकल है, मास m का, वेलोसिटी v, और फील्ड है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, वो भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। अब इसमें भाई इसको डिस्कस करना है तो पूरा ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्योंकि पहले हम लोग इसी को समझे। तो एक बात तो सही है, यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन आएगा, और कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम का, और ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली एक्सेलरेशन इस तरीके से है, तो क्या इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके का होगा। इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे एच हाइट का एक टावर है और यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरीके से था, तो पैराबोलिक पाथ में जा रहा था। इसको उल्टा कर दिया गया केवल। सिमिलर बनाने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लोगे तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज में, तो ये मैच भी कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो पाथ कैसा होगा, कौन सा पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखें। तो इसमें 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। टी इक्वल टू टी पर ये कहीं यहां पर पहुंचा, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो अब x को और y को हमें t के टर्म में लिखना है, और फिर t को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जैसे पैराबोला में मिलता था ना वो प्रोजेक्टाइल में, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, उसी तरीके से यहां पर भी मिलेगा। देखो हम लोग सबसे पहले वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, हॉरिजॉन्टली है वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y के बराबर का। टाइम तो दोनों जगह सेम रहेगा, t इक्वल टू टी, और एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई अपॉन एम का। तो क्या यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन 1, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, 0, तो क्या स्पीड, वो नहीं लगा सकते, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, तो रेंज निकल आती। तो सिमिलरली एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को जब टाइम को एलिमिनेट करोगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम, टाइम की जगह पर रख देंगे x अपॉन v, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन आ रही। तो अब जरा यहाँ देखो, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वैसे बोला जाए, 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल, तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, वो आई बताइए किसका कितना होगा, कौन सा पार्टिकल कितना डेविएट होगा।
तो y1 y2 y3 निकालेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी है, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ mv² के ई इस जगह, अरे है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये के ई बन जाएगा। सेम मोमेंटम वगैरह से आ जाए तो के ई को चेंज करोगे, के इक्वल टू p²/2m से। समझ में आ गई? यही सारे क्वेश्चन आपने मैग्नेटिक में भी करे हुए हैं। सेम मोमेंटम से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से कर रहे हैं, तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो इसमें भी फ्रेमिंग उस तरीके की करी जा सकती है। कुल मिला के पैराबोलिक पाथ होगा और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई? तो आपसे बोला जाए कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे प्रोजेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन, किसी भी एंगल पर होगा तो पैराबोलिक। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने को पता नहीं कि किस तरीके से इसे प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। तो ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें पहला वाला तो आ गया मोशन अंडर ग्रेविटी और ये आ गया प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आता है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल, देखो जितना भी जा रहे हैं डेफिनेशन कितनी आ रही है, बहुत कम आ रही है, बाकी क्वेश्चंस के फॉर्म में ही इसको बताया जा रहा है और क्वेश्चन ही करने होते हैं। थ्योरी तो क्या है, थ्योरी तो रटने के बराबर ही है नहीं, और उतना तो तुम लोग कर ही लेते हो, थ्योरी कर लेते हो, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल भी कर लेते हो, लेकिन टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा दिया जाए तो, बुक बुक दे दी जाए तो और अच्छा रहेगा। टाइम, थोड़ा टाइम की वजह से क्या होता है, हड़बड़ाहट होती है, वो जो सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं जो दिखता है, और बाकी तो सब ठीक ही है। रिलेशन बिटवीन वी एंड ई डॉट डी आर, देखो भाई प्रूफ पर इसके नहीं जा रहे हैं, वो पुरानी वो नहीं बताया था, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अरे बोलो, डब्ल्यू का जो वर्क लिखोगे वो क्या लिखोगे, एफ डॉट डी आर, एफ को क्या लिखोगे, क्यू नॉट ई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब नोट्स में आपके है ऑलरेडी, अपने को केवल समझना है कि ये क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में, या इसका एक और रिजल्ट है ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, डिफरेंशियल फॉर्म में ये देखें तो इसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं, इसमें ये हो सकता है कि E एज अ फंक्शन ऑफ X दे रखा हो, या Y दे रखा हो, या Z दे रखा हो, हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो, या फिर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये है x इक्वल टू 10 मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर 2x² है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। हमसे पूछा जाए कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो क्या यहां पर 2x² इंटू डी एक्स, लिमिट लगाएंगे 10 to 20, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या फिर ये बोला जाए ए पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल डेल्टा वी पता हो गया तो आप नहीं निकाल सकते कि दूसरी जगह पर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला। अब इसमें क्या क्या रखा जा सकता है, 2x² है, 2/x है, जितना भी इंटीग्रेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है जो हमसे पूछे वही सब यहाँ पे रख के देखना है। तो पहला टाइप तो हमें ये मिल गया कि इस तरीके का न्यूमेरिकल। दूसरा, इसमें आप देखो तो क्या आ जाएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x y z, ऐसा जरूरी नहीं तीनों, हो सकता है v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, y दे रखा हो, या z दे रखा हो, या तीनों दे रखा हो। तो तीनों वाला केस हम लोग अलग से कर लेंगे, और x y z वाले आसान होते हैं तो उनको केवल इसी तरीके से देखते जाओ। जैसे v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो v इक्वल टू 10/x² + 4, या कोई भी फंक्शन ले ले, हमने ऐसा ले लिया, क्या ये v एज अ फंक्शन ऑफ x है तो हमें ex की वैल्यू मालूम चल जाएगी। यहीं पे ये y² होता तो क्या पता चलता, ey पता चलता। करना क्या रहता, केवल क्या v को यहां जब ऐसा दे रखा होता तो ex को क्या लिखना पड़ता, माइनस dv अपॉन dx।
क्या इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और हमें पता चल जाएगा कि भाई फील्ड कितना है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि E एट 102 पर बताइए फील्ड कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना है। E एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आया, फिर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें E एट दैट पॉइंट पता चल जाएगा। या इसे और एक्सटेंड कराना हो तो ये बोल दे कि 102 पर एक 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, उस पर फोर्स बताइए क्या हो जाएगा। तो फोर्स के लिए क्या है, अगर फील्ड निकल आया है तो क्या Q इंटू ई नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस है क्वेश्चंस का, कहीं पर एक पार्ट पूछा गया, कहीं पर इस जगह पर पहुंचे गए, कुछ ना कुछ ऐड और यही करके। तो तरीका क्या है कि हमें V से E कैसे निकाल रहे हैं और E से V कैसे निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस में होते ही है, पता ही है। और देखो वही तरीका भी हमें बता रहा है। V गिवन है तो E फाइंड आउट करना, E गिवन है तो हमें V के बारे में पता लगाना। तो यहां पर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें अगर आपको Vx ग्राफ दे रखा हो तो जैसे वहां पर लिखा हुआ है dv अपॉन डी आर, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। अरे होगा ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता रहा है और ये क्या हो रहा है, Vx ग्राफ का स्लोप भी है। यानी इस पर भी बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक आपके सामने डायग्राम ये देखो, V वर्सेस x का कुछ ऐसा बना हुआ, 0 10 20 35। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको x इक्वल टू 5। तो क्या x इक्वल टू 5 हो या 0 से 10 के बीच में कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स आ रही है क्योंकि स्लोप एक जैसा है। और स्लोप कितना हो जाएगा इसका, तो हम बोलेंगे 5/10, 5 1/2, ये तो हो गया इतना। बोलो भाई, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल आया इस जगह पर। यहां बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्या स्लोप की वैल्यू 0 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस साइन यहां पर आता है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर होगा और यहां पर नेगेटिव होगा। उस माइनस साइन को थोड़ा ध्यान रखना कि जो स्लोप आ रहा है उसके साथ वो अलग से रखेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली डायरेक्शन मालूम चल पाएगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल एक आया हुआ है वो इस तरीके का है, 6x² है v, आपको E पता करना है एट कुछ पॉइंट है 1 1 1 करके, आसान सा है। क्या करना है, dv अपॉन dx सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पॉइंट्स, आपको पता चल जाएगा कि कितना फील्ड आएगा। अरे कितना हो जाएगा 12x, क्या 12 वोल्ट पर मीटर का फील्ड आ जाएगा। तो उस जगह पर फील्ड की वैल्यू किधर, इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या माइनस dv/dx करेंगे, माइनस साइन क्या बताएगा कि नेगेटिव एक्स है, मतलब माइनस आई कैप करके जो भी आएगा वो। अरे ठीक है ना भाई। अब देखो नेक्स्ट जो आता है उसमें v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की बात करते हैं हम लोग। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ था, जैसे हमारे पास v इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 3x² ये फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है Ex Ey Ez कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। Ex Ey Ez को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चूंकि इसमें क्या है एक्स वाई जेड पूरा लिखा हुआ है, अब हमें Ex केवल मालूम करना है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। डेल ऑपरेटर यूज करते हैं जब पूरे फंक्शन है और आधा अधूरा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस, अब जब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग y और z को कांस्टेंट डील करेंगे। तो जरा फर्स्ट वाले फंक्शन पे देखो, क्या y इंटू एक्स का क्या हो गया 1, दूसरे वाले पर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x वेरिएबल है और इस पूरे पर ही x नहीं है, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 0, यहां पर देखो कितना आ जाएगा, तो y z और 3 तो हो गया कांस्टेंट, इसके साथ x² यानी कितना आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 6xy/z करके इतना पार्ट Ex। Ey अगर सॉल्व किया जाए तो माइनस डेल v अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, y अब वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट है,
प्लस 2z और यहाँ पर 3x² और y का हो जाएगा 1। इसी तरीके से Ez अगर लिखना हो माइनस डेल v अपॉन डेल z, फर्स्ट वाले का 0, इसका 2y, 3x² y, z का हो गया 1। तो ये आ गया ex ey ez, पूरा ई कितना है तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में। अब इस पर भी वही सीक्वेंस, यही पूरा ये जो यहां पर लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 बताइए। हमने कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, वो तो कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्या ex ey ez निकल आया, ये रखेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जाए कि 1 1 1 पर एक 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, फोर्स बताइए यहाँ पर, तो क्या फिर से QE लगाएंगे, लेकिन प्रोसेस यही करना पड़ेगा। ओवरऑल ये देख के अपने को समझ में आ रहा है ये केवल और केवल मैथमेटिक्स है, दो फॉर्मूलों में किस तरीके से वेरिएशन ला के क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बार बार चाहे जो भी बुक हो इसी में रिपीट ही करना है, और कुछ इसमें नया बनता नहीं है। केवल कैलकुलेशन में क्या आएगा कि कहीं ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लग जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया V और E में फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, EPS। ये क्या होता है, अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है भाई, सरफेस बोला जा रहा है, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम आए, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो आपसे कहा जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए क्या होगा। तो क्या प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर r डिस्टेंस पर एक सर्कल होगा या हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल, क्या बोलेंगे। सर्कल में तो केवल ये आ जाएगा ना ऐसा, जबकि चार्ज रखेंगे तो बनेगा ना। स्फेरिकल सरफेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दिखने में वो सर्कल ही लगता है लेकिन एक्चुअल में स्फीयर सर। तो यहाँ पर क्या और एक रेडियस पे कुछ ड्रॉ किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं। और यहाँ पर एक पोटेंशियल कितना है V1, यहाँ पर है V2 और आएगा V3। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो क्या ये तो नियरेस्ट है, डिस्टेंस कम है, यानी इस जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। या फिर इसी बात को हम लोग दूसरे हिसाब से समझ सकते हैं कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। तो फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती हैं, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। तो क्या इसका पोटेंशियल यहाँ पर होगा हायर और यहाँ पर लोअर हो जाएगा, अरे हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसी से निकल के आ रही हैं, उन्हीं को समझते जाते। यानी एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हर एक के लिए अलग अलग होता है, जैसे पॉइंट चार्ज का ऐसा हो गया। अगर यहीं पर लाइन चार्ज दे रखा होता तो क्या इसके लिए सिलेंड्रिकल सरफेसेस बनते इक्विपोटेंशियल। तो यहां पर इस तरीके से इसका पोटेंशियल V1 V2, फिर से फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है और देख के बता देना है कि भाई कितना कहां का पोटेंशियल होगा। अगर ये बोला जाए क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो फील्ड लाइंस नहीं कर सकती, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड है, और इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करी जाए तो क्या ये प्लेन्स बनेंगे यहां पर इस तरीके से, अरे बनेंगे ना। तो यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ V2, यहाँ V3। तो क्या बोल सकते हैं कि V1 ज्यादा होगा फील्ड के बिहेवियर पे। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी रास्ते डिस्प्लेस कराया जाए तो वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से 0। अगर इसी में
कभी इनइक्वालिटी लिखने को आ जाए कुछ इस तरीके से, एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, ये पॉइंट है ए बी सी और डी। ए बी सी डी के जो पोटेंशियल्स हैं वो क्या हैं, वी ए वी बी वी सी वी डी हैं, और इनइक्वालिटी अपने को ड्रॉ करनी है। तो क्या ये इनके पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे, वी सी इक्वल टू वी डी हो जाएंगे, और ये क्या वी ए जो होगा इससे ज्यादा होगा, और वी बी जो होगा इनसे भी कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल्स की बात कर सकते हैं अगर फील्ड लाइंस बनी हो तो उसके बेसिस पर। इसी में ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से रखे हुए हैं, जरूरी नहीं वर्टिकल हो। अब ये क्वेश्चंस पर आ गया उसी पर बेस्ड कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा या कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो जब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की बात करते थे यहाँ पर, जैसे V1 दे रखा है V2 दे रखा है, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डी। डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेल्टा वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ वर्टिकल थे स्पेसिफिकली दिख रहा था, यहाँ पर कुछ थीटा के एंगल पर है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की क्या हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या यही डिस्टेंस होगी। अच्छा ये बताओ, ये 10 है, ये वाला 30 का एंगल है, तो क्या ये साइड नहीं पता चल सकती। और अगर ये मालूम चल जाएगा तो क्या डेल्टा वी अपॉन डी करेंगे तो ई की वैल्यू नहीं आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर हमें पेन नहीं चलाना हो, अल्टरनेटिव देख के ही बताना हो किस तरीके से, तो उसके लिए देखो भाई, हमें ये मालूम है कि हायर से लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या यहाँ से हायर लोअर है, अरे है ना। तो ई इस तरफ आ रहा है, तो एक कंपोनेंट किधर जाएगा इसका, एक्स के अलोंग, और एक किधर जाएगा। क्या आंसर में हमें चेक करना है कि प्लस आई कैप और माइनस जे कैप किस में है, वही टिक करके आगे बढ़ गए। बहुत, अगर ऐसा अल्टरनेटिव के फॉर्म में दे रखा हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर डेल्टा वी के हिसाब से। तो इक्विपोटेंशियल पर इस तरीके से फ्रेमिंग करी जा सकती है न्यूमेरिकल्स की। ये देखो तुम्हारा रिवाइज भी होता जा रहा है, जो Q इक्वल टू एन था, ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। प्रोसेस वही चल रहा है, Q इक्वल टू एन वाला, ठीक है। तो उसमें घबराना कुछ नहीं है, एक बार और रिवाइज कर लेना है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हो ना भाई। नेक्स्ट आता है डायपोल, और फिर आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की बातें, जिसमें कोरोना डिस्चार्ज, सिग्मा चार्जेस वगैरह की बात होती है। तो डायपोल देखो भाई, डायपोल क्या है। डायपोल क्या बताते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में बोलते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का बिहेवियर कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, बोलते हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे होता है ना। और मैग्नेट में तो और आसान है, वहां पर तो बार मैग्नेट ही होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, तो वहां पर बार मैग्नेट की बात आती है। मतलब जो मैग्नेट में हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिर उसमें टॉर्क लगना, टॉर्क रिक्वायर्ड, टाइम पीरियड इसका ऑसिलेशंस का, एनर्जी स्टोर्ड, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो सारा का सारा पार्ट फिर से हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल के केस पर क्या होगा। तो हमारे पास ये आ गया माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक अरेंजमेंट है, जिसके बीच की डिस्टेंस हमने 12 मान ली। इसका डायपोल बन गया ना अरेंजमेंट ये डायपोल का। तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, कि अब P इक्वल टू कोई एक चार्ज इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, जरूरी नहीं है 12 ही हो, जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग इसमें लेके चलेंगे। इसका डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, ये डायपोल मोमेंट आ गया।
तो अगर यहाँ पे तो ऐसे चार्जेस दे रखे थे, जैसे सपोज -3Q, इस तरीके का अरेंजमेंट होता और आपसे बोलता नेट डायपोल मोमेंट बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो क्या इस क्यू को ब्रेक करेंगे तीन पार्ट में, एक डायपोल इधर आ जाएगा, क्या एक डायपोल इस तरफ आ जाएगा और एक डायपोल इस तरफ आ जाएगा। ये एंगल है 60, ये कितना हो जाएगा 30 कुछ भी दे रखा होगा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा P इक्वल टू L की साइड लेंथ है। तो क्या ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीम क्या थी कि 3Q चार्ज को ब्रेक किया, पेयर्स बनाए, और उसके बाद क्या हमें केवल और केवल इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही निकालना है। तो क्वेश्चन वो डायपोल से कन्वर्ट होके रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स में आ गया। अब वो कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप कंपोनेंट से कर सकते हो, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इक्वल है तो क्या बाइसेक्टर के लॉन्ग आता है, पुराना तरीका 2f cos थीटा बाई 2 जो पहले बात हुई थी। जिस वे पर इजी पड़े वैसे सॉल्व किया जा सकता है। वैसे इतने डिफिकल्ट वे पर ना पूछ के अगर इसी को हमने यहाँ पे लिखा 2Q और ये Q और Q ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बताना है नेट डायपोल मोमेंट, क्या इजी हो गया क्वेश्चन। करना अभी भी सारा कुछ वही है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हो गया 60, ये P और ये P, तो कितना हो जाएगा बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा 2P cos 30, अरे होगा ना, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 यानी P√3 आंसर। तो ये आपके पहला तो इसी तरीके का अरेंजमेंट हो गया कि अगर डिफरेंट तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखें तो उससे हम लोग कैसे डायपोल्स बनाएंगे और उसका नेट डायपोल मोमेंट किस तरीके से निकाला जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि एक्सिस पर फील्ड और इक्वेटर पर फील्ड कितना होता है इस डायपोल के रिगार्डिंग। तो हमने एक डायपोल ले लिया -Q +Q, ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। क्या ये एक्सियल लाइन है, बोलो भाई। और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, इक्वेटोरियल लाइन। इसको और कोई नाम बोलते हैं दूसरा, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन करके कुछ। बहुत सही बात है, तो हम लोग यही वाली लाइन पढ़ रहे हैं, कौन सी, एक्सियल और ये इक्वेटोरियल लाइन। सभी ने बोल दिया मतलब नो एक तरफ से ही पूरा, तो अब उसमें क्या वो करें पूरा। चलो देखो, देखो जरा पी है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या ये पॉइंट एक्सियल हुआ, ये हुआ सेंटर ऑफ डायपोल, और यहां से डिस्टेंस आर की दे रखी है। तो इस जगह पर फील्ड कितना आता है, क्या फील्ड इसकी वजह से निकालते हैं, फिर इसकी वजह से निकालते हैं, और एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है स्मॉल आर जो होता है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है एल के कंपैरिजन में, तो आ जाता है रिजल्ट, कितना रिजल्ट आता है K2P/R3, ये आ गया एक्सिस पर फील्ड। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, along द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या इस तरफ भी होगा, अगर ये पॉइंट यहां पर लाई कर रहा होता तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता, अरे इसी की तरफ तो होता। तो यानी एक्सिस पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अगर यहां पर बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो क्या यहां पर आ जाएगा KP/R3, आर क्या हो गई सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस, और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आ जाएगा। यानी अगर यहां पर भी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता, अपोजिट हो जाता इसके, अरे होता ना। अगर यही बात आपसे कहा जाता कि किसी थीटा के एंगल पर एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, ये हो गया जनरल पॉइंट, यहां पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कितना हो जाएगा बोलो, 2 KP/R3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा करके याद है, बहुत अच्छी बात है। न्यूमेरिकल करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं कि एक लाइन में कैसे कंपोनेंट मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाए। देखो जरा, तो यहां पर आ जाएगा P, और ये आ गया यहाँ थीटा के एंगल पर ये पॉइंट। P के हम लोग कंपोनेंट करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा P sin थीटा।
अब जरा केवल P cos थीटा के लिए इस पॉइंट को विजुलाइज करो, क्या ये एक्सियल पॉइंट है P cos थीटा के लिए? तो इस P cos थीटा के वजह से जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा और E1 कितना हो जाएगा, K2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। क्या केवल P की जगह पर हमने P cos थीटा रखा हुआ है और P cos थीटा के लिए पॉइंट एक्सियल था तो उस वाले फॉर्मूले में लगा दिया। अब P sin थीटा कंपोनेंट की वजह से ये पॉइंट क्या इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट होने की वजह से क्या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस आएगा और कितना हो जाएगा E2 इक्वल टू KP sin थीटा अपॉन R क्यूब। क्या दो वेक्टर्स निकल के आ गए, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा का, कितना हो जाएगा, अरे 90 के एंगल पर है तो E टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो KP बाई आर क्यूब बाहर आएगा, अंदर रूट के लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कुल मिला के कैलकुलेशन अपने को नहीं देखना, ये है कि इस तरीके से सॉल्व होके आ जाता है, ये आ जाएगा KP बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को नहीं याद आए तो ये कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं करना है। अब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां कहीं 2 लिख दिया या कुछ कर दिया तो अपना तो वो 4 मार्क्स चले गए ना, तो उसके लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखो जरा, अगर आपसे पूछा जाए कितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू, देखो जरा इसमें क्या आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम, क्या E2 बाई E1 आ जाएगा, E2 बाई E1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे E2 अपॉन E1 तो क्या ये 1/2 tan थीटा आ जाएगा। अब आपसे बोला जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट का जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां बन रहा था थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस, कभी न्यूमेरिकल आता है कि नेट फील्ड है जो वर्टिकल है वहां पर तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, ये आपको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा फिर जाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी निकल के आ जाएगी। बोलो भाई जनरल पॉइंट पर फाइंड आउट कर लोगे ना। अब पॉइंट किधर भी हो कैसा भी हो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब इन्हीं का कुछ इस तरीके से रखा जाए दो डायपोल और आपसे पूछा जाए भाई फील्ड की वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ये है -q प्लस q और एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है -q प्लस q। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ डायपोल आपको बताना है। तो क्या इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इस तरफ है, आइडेंटिकल डायपोल्स हैं केवल ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। अब इस पॉइंट को आप देखो जैसे पोटेंशियल में नहीं करते थे, वो पॉइंट किस चार्ज के लिए कैसा बिहेवियर रख रहा है। अब बोलते थे ये इस स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड है, दूसरे के लिए आउटसाइड है, तो इसके लिए देखो क्या ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल पॉइंट हुआ, तो इस डायपोल की वजह से जो फील्ड आएगा E1 का फील्ड इस तरफ आ जाएगा K2P बाई आर क्यूब। इसी तरीके से यहां पर देखो इसके लिए क्या इक्वेटोरियल है, और हमने बताया था भाई इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ये क्या नेट फील्ड आपका इस तरफ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें नेट फील्ड का डायरेक्शन ही केवल निकालना हो, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड कराना वो ये मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं हुआ अच्छा। तो केवल अरेंजमेंट पूछे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन, चार अल्टरनेटिव ऐसे बना दिए जाएं, ये है इस तरीके से फील्ड है या इधर फील्ड है, कौन सा होगा नेट फील्ड का डायरेक्शन, तो ABCD करके इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले डायपोल्स का अरेंजमेंट और एक्सियल इक्वेटर पर फील्ड की बात। अच्छा पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना हो तो पोटेंशियल के लिए क्योंकि अभी पढ़ा हुआ है तो उसके लिए देखो -q प्लस q, क्या इक्वेटर पर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखोगे कितना आ जाएगा, क्या यहां पर भी 0 आ जाएगा ड्यू टू +q -q 0। तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है उसके हर एक पॉइंट्स पर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। अगर एक्सियल पॉइंट की बात करी जाए KQ बाई आर प्लस एल
माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल, नहीं होता है? फिर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सियल पर आ जाएगा। जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो क्या कंपोनेंट वाला मेथड फिर से, पी का कंपोनेंट लिया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा करके, कुछ नहीं है, केवल इसी तरीके से इसको देखना है। तो यहां पर एक्सियल और इक्वेटर पर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट आता है कि डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डायपोल प्लेस किया जाए, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड हो गया और एक डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, बोलो भाई इस पर कितना टॉर्क लगेगा? क्या इस पोजीशन पे कोई टॉर्क एक्ट करेगा? इधर प्लस क्यू है तो ये चार्ज पर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, यानी ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए थीटा का एंगल, तो ये फोर्स तो इधर ही लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, क्या ये इसे घुमाने की कोशिश करेगा? क्या दोनों के टॉर्क क्लॉकवाइज होंगे? अरे इस वाले ने क्लॉकवाइज लगाया, इस वाले ने क्लॉकवाइज लगाया, दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। और दोनों के टॉर्क अगर लिखने हो तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तो हो गया वो टॉर्क वाले हिसाब से। तो देखो जरा, अगर ये एल है तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क इसका हो जाएगा क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, क्या डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के टॉर्क कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो एड अप कर देंगे। तो ये 2q इंटू एल क्या हो गया, पीई साइन थीटा। क्या इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं पी क्रॉस ई के हिसाब से। डायरेक्शन टॉर्क की निकालनी हो किस तरफ है, तो पी से ई की तरफ आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले की डायरेक्शन कैसे आती थी, पहला वेक्टर और एक्यूट एंगल से घूम जाना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो पहला पी इस तरफ है, ई यहाँ पर है, तो पी की तरफ फिंगर्स रखी और एक्यूट एंगल से घूम गए तो थंब इनसाइड आ रहा है, यानी जो टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा, क्या पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए हमसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सके कौन सा कोप्लेनर वेक्टर है क्या है। तो ये सब वेक्टर को इसमें जोड़ के कुछ बातें बन सकती। फिलहाल हमें टॉर्क पढ़ना है तो टॉर्क के लिए हमने ये बात कर ली। अब डिफरेंट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जहां पर टॉर्क की वैल्यू आती है। देखो जरा, थीटा की वैल्यू जीरो, जीरो क्या बता रहा है, जीरो ये बता रहा है कि पी और ई वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, अरे टॉर्क कितना आ गया, जीरो। अगर यहीं पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, अब परपेंडिकुलर है, टॉर्क कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा और कितना आ जाएगा, पी के बराबर। थीटा की वैल्यू 180 है तो कितना आ जाएगा, माइनस पी, जीरो। जीरो और 180 के लिए, इफ थीटा इज अदर देन जीरो और 180 देन टॉर्क मस्ट बी नॉन जीरो, अदरवाइज ये तो है ही है करके। ठीक है, मतलब इसको ऐसे रखा हुआ है तो जीरो, उलट के रख दिया जा रहा है तो जीरो, ऐसे रख दिया जा रहा है तो मैक्सिमम, और इस तरीके से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, वो आगे जाके हम लोग इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे उसकी बात करेंगे। कुल मिला के कर लोगे ना भाई, ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ध्यान से पढ़ना है और वैल्यूज रखनी है इसमें। अब इसी में देख लो एसएचएम, एसएचएम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। जैसे स्मॉल ऑसिलेशंस में ये यूनिफॉर्म फील्ड है और यहां पर ये डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, पी यहां पर हो गया, थीटा का एंगल डिस्प्लेस करेंगे तो क्या यही टॉर्क जो होगा इस पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। और जब कभी एंगुलर एसएचएम की बातें आती तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पर बात करते थे रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर
टॉर्क की बात, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होना चाहिए, वहां फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहां देखो कितना आ जाएगा टॉर्क, टाउ इक्वल टू माइनस, अरे पी साइन थीटा। अब अगर एंगल स्मॉल होगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पी थीटा, टाउ को क्या लिखेंगे आई इंटू एल्फा, एल्फा कितना हो जाएगा माइनस पी अपॉन आई थीटा। तो क्या ये एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई पी बाई आई, यानी टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आई बाई पी। क्या ये फॉर्मूला देखो कहीं देखा हुआ है, आई अपॉन पी, आई अपॉन एम बी, मैग्नेटिक डायपोल होगा और उसे चल के आता है, तो ये पुराना तो रिप्लेस किया जा रहा है, एम को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, पी से, और बी रिप्लेस कर रहे हैं ई से, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होल्ड करती। स्मॉल ऑसिलेशन होगा एसएचएम होगा, और अगर थोड़े बड़े ऑसिलेशन हो जाएंगे, स्मॉल ऑसिलेशन मतलब लेस देन 5 डिग्री के अप्रॉक्स जो एंगल्स आएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर एसएचएम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन ही यूज किया हुआ है ना, और ये वैल्यू छोटे ऑसिलेशन आए यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो भी इस पर न्यूमेरिकल आते हैं वो टाइम पीरियड से ही एसोसिएटेड आएंगे, अरे आएंगे ना, और मॉडिफिकेशन इसमें अलाउ ही नहीं है। और सही मायने में देखो तो ये अपने आप में एक सिर्फ और न्यूमेरिकल है, ना कि कंसेप्ट। एसएचएम एक बड़ा चैप्टर, क्या उसका एक छोटा सा पार्ट है एंगुलर एसएचएम, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में उधर डील कर रहे थे वो क्या था, लीनियर एसएचएम का एप्लीकेशंस कर रहे थे, तो वो थ्योरी नहीं हुआ, वो अपने आप में केवल और केवल न्यूमेरिकल है। तो ये नहीं सोचना है कि ये तो थ्योरी ऐसा हो गया। अब यूज 11th की फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट, मैकेनिक्स का पार्ट इसमें यूज कर सकते हैं, वो चाहे फ्लूइड हो या आपका लॉज ऑफ मोशन की बात हो, सर्कुलर रोटेशन, ये सारी बातें आ ही रही हैं धीरे धीरे करके, तो इस वजह से थोड़ा इस तरीके का हो जाता है ये। कोई पूछ रहा था माइक्रोस्कोपिक, अरे एक लोगों ने पूछा था माइक्रोस्कोप, देखो भाई सुन लेना ठीक है, साथ साथ बताते जा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे चार्जिंग की बात आती है, किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि क्वांटाइजेशन पर क्या आएगा, नोट्स में लिख दिया था वहां पे एक नोट लगा के क्लास नोट्स में। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में बात करेंगे तो क्या छोटे चार्जेस को 0.001 माइक्रोकूलम, 0.003 माइक्रोकूलम, इनको हम क्या मान के चलेंगे, फिजिक्स को देखने के तरीके हैं ना, मैक्रोस्कोपिक मतलब छोटे जो चेंजेस हैं उनको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वही मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक व्यू पे बात करी जा रही। तो जब कभी बचना होता है क्वेश्चन का आंसर देने से या किसी को भी, तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं जाता, बोलेगा तब हम जाके आंसर देंगे, नहीं तो बायस्ड रहेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू में जो छोटे से जो चेंजेस हैं चार्जेस के, उनको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी अभी सर बताएंगे ही। तो ज्यादा पढ़ लिया या ज्यादा तेज पढ़ा, ये नहीं बोलोगे तेज पढ़ा है, क्योंकि आज नहीं पढ़ा है भाई तेज, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, सब क्या करते जा रहे हैं ना। ये देखो ये फिर भी उस दिन के कंपैरिजन में हम लोग धीमे पढ़ रहे हैं, क्यों भाई एक दिन ही था वो, सेकंड थर्ड क्लास थी, वो थोड़ा तेज फिर भी लगता है आपको, तो आप बोल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। क्या होता है स्केलिंग, अब ये रिवीजन है, रिवीजन ऐसे ही होता है भाई पूरी तरीके से है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, उसी तरीके से यहाँ डायपोल से एसोसिएटेड भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब डायपोल को हम लोग रोटेट करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वर्क करते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या सिमिलर बात अभी पोटेंशियल एनर्जी पे भी करके आए थे, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स के अगेंस्ट में एजेंट वर्क कर रहा था, यहाँ पे टॉर्क के अगेंस्ट में अब घुमाना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड। तो देखो किस तरीके से इसको लिखते हैं, जैसे
इसको थीटा का एंगल रोटेट कराया जा रहा है, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी कैसे लिखी जाएगी या वर्क कैसे लिखा जाएगा? तो वर्क डन बाई रोटेशनल या टॉर्क, आपने देखा होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखते थे इंटीग्रल टाउ डी थीटा रोटेशन में, अरे टॉर्क के जरिए टाउ डी थीटा करके आता था ना। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर जो वर्क होगा वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? एनर्जी के। देखो जरा, ये अगर यहां पर है तो टॉर्क नहीं लग रहा है, ये हमेशा इस तरीके से रहना चाह रहा है, लेकिन जैसे इसको थीटा के एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो क्या इस पर टॉर्क लगना स्टार्ट कर रहा है? छोड़ देंगे तो वापस कहाँ आ जाएगा? इस जगह। यानी इस जगह पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन थीटा के एंगल पर डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो वापस इस जगह पर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, जिससे इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रही, एनर्जी आ रही। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको जब रिलीज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, जो इसको वापस यहाँ लेके आ रहा है। यानी अगर हमें इस क्लॉकवाइज टॉर्क के अगेंस्ट में से घुमाना है तो क्या वर्क करना पड़ेगा? तो वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी। और वो लिखेंगे कैसे? U इक्वल टू इंटीग्रल पी या टाउ डी थीटा। कहा रोटेट करो थीटा 1 से टाउ को क्या लिखेंगे? पीई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका थीटा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितना आ जाएगा? U इक्वल टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, अरे होगा ना। तो ये आप, ये आया वर्क डन। एक सेकेंड, वर्क डन को अब एनर्जी से रिप्लेस कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्म। तो वर्क डन के लिए अगर एनर्जी के हिसाब से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? माइनस, याद करो कुछ ऐसी बात हुई थी कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन के लिए लिखते थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू पीई, माइनस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो किस एंगल से किस एंगल तक इसे रोटेट कराया जा रहा है? वैसे तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना रहता है, इस पर वैल्यूज रखते हैं, उसके हिसाब से आता है। एक इसका अगर थीटा की वैल्यू रेफरेंस पॉइंट के लिए देखो तो एनर्जी कितना होता है? माइनस पी डॉट ई। याद करो कहीं कुछ ऐसा था, क्या किया जा रहा है इसमें? केवल और केवल, अरे थीटा 2 की वैल्यू क्या कर दी जा रही है? रेफरेंस कहां पर ले रहे हैं? अभी रेफरेंस यहां पर था, यहां से यहां रोटेट कराया जा रहा है। अब क्या कर रहे थे? यहां पर थीटा है और इससे थीटा का एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो उस जगह पर एनर्जी इतना आ गया। तो अगर इसी को हमें चेक करना हो कि किस टाइप के इक्विलिब्रियम पे होगा, तो उसके लिए क्या थीटा की वैल्यू आप 0, थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 180 पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा। तो हम सबसे पहले एनर्जी लिख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर एनर्जी कितनी आएगी। तो इस जगह पर एनर्जी क्या लिख देंगे? माइनस पी कॉस थीटा, यानी क्या आ जाएगा? माइनस पी। इस जगह पर कितना हो जाएगा? 0। इस जगह पर कितना हो जाएगा? क्या ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी क्या है? कम है। यानी ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम यहां पर आ जाएगा? स्टेबल। ये 0 है, एनर्जी 0 है, यानी 40। कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये वाला कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? P और E पैरेलल है, परे है ना। तो क्या हम लोग डायपोल में जो बात करते थे कि डायपोल मोमेंट और ई का जो डायरेक्शन होता है वो सेम क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डायपोल को आप कहीं पर भी छोड़ दोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो ये हमेशा किस तरफ आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा कि ये अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहे। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ? अब इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो क्या एसएचएम हो सकता है? अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो पुरानी चीज यहाँ से लिंक करके ऐसे बता सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करी जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है आपको, इस जगह पर किधर होगा।
हाँ भाई, कौन सा होगा ऑप्शन? फोर्थ हो जाएगा। और भाई और देखो, सोच के बताओ इसे। यानी जनरल पॉइंट पर फील्ड, और फील्ड का हमें वेक्टर बताना है कि नेट फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा इस डायपोल की वजह से। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? पी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के डायपोल के लिए ये पॉइंट क्या इसके लिए एक्सियल पॉइंट हुआ? तो जो फील्ड आ जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आ गया, केवल एक्सिस की वजह से। इक्वेटर का देखो जरा, इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो क्या इस तरफ आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जो इक्वेटोरियल जो फील्ड होता है वो क्या होता है? एक्सिस का कंपैरिजन में कम होता है। अरे ये तो मालूम है ना, डबल होता है और ये वाला हाफ होता है। तो इसका अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? कुछ ऐसे। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्यों भाई ऐसे ही? हाँ, आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर लास्ट। कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो पूछ सकते हो, 10 मिनट हैं कल। तो एक्सरसाइज 1 में जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सारे क्वेश्चंस, ठीक है, करके आना तो पूछना, अदरवाइज वो क्वेश्चन यहीं से फिल्टर हो जाएगा जब आपने पूछा और अगर उसका कुछ पार्ट इसमें डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक है ना। ऐसे रैंडम नहीं पूछना उल्टा पुल्टा तरीके से, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन डिस्कशन होता नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे उस चीज को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में कुछ कुछ बातें यूज भाई हो रहा है ना इसमें कवर। एक और है नहीं, जो थ्योरी वाला पार्ट है लगभग लगभग एक है नॉन यूनिफॉर्म, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर किसी डायपोल को रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। ये न्यूमेरिकल एम्स में आया हुआ है और यहाँ पर भी कहीं दिख रहा था। तो इसमें कैसे निकालते हैं फोर्स? तो इसके लिए हम लोग एनर्जी मेथड यूज करते हैं जब कभी नॉन यूनिफॉर्म की बात आएगी। तो U इक्वल टू कितना होता है? अरे F इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस डी यू बाई डी आर। और क्या U की जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अरे बोलो, क्या लिख सकते हैं? माइनस पी डॉट ई। तो P आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और E क्या हो गया? डी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, डी आर कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा F इक्वल टू पी डॉट डी अपॉन डी आर। अब फील्ड किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये लिखा होगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, जेड जेड एक्सेस के अलॉन्ग। फील्ड का जो वेरिएशन है वो 1 वोल्ट पर मीटर है या कुछ इस तरीके से। तो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से आ जाएगा। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रखा जाए तो फोर्स और टॉर्क पर क्या कमेंट करेंगे। तो जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड हो गया और यहां पर हमने एक डायपोल प्लेस किया माइनस क्यू प्लस क्यू। तो क्या बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर डायपोल को रखें क्या फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो होगी? यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? जीरो। इस तरीके से या कहीं पर भी रखें तो डायपोल एज अ सिस्टम अगर मान के करते हैं तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अब अगर टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बोलो। तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा प्लस।
इस तरीके से रख रहे हैं तो नेट टॉर्क कितना आ रहा है 0, लेकिन किसी थीटा पर रख रहे हैं तो टॉर्क की वैल्यू आ रही यहाँ पर, यानी टॉर्क मे और मे नॉट बी 0 बट फोर्स मस्ट बी 0 इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इसका पार्ट। यदि अगर यहीं पर होता नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अब क्या बोल सकते थे, बोलो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और डायपोल को प्लेस कर रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक ऐसा भी फील्ड ये दे रखा है, ये फील्ड के बारे में पढ़ा नहीं था, गैपिंग अगर नहीं होती तब भी वो कैसा होता है। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, टॉर्क तो देखो वही बात आएगी, जब यूनिफॉर्म में टॉर्क की सिचुएशन ऐसी आ रही थी, यानी यहां पर भी बोल सकते हैं टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। फोर्स की बात क्या करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो लेकिन दोनों एंड्स पे फील्ड की वैल्यू सेम आ रही हो, अरे ऐसा डायपोल है, ये फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, अगर डायपोल हमने यहां पर रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे रखेंगे तो चेंजेस तो दिख ही रहे हैं आपको। अगर इस तरीके से रख दें तो क्या यहां पर, बोलो, क्या फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है, तो क्या स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा, मे और मे नॉट बी, मस्ट की बात नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा फील्ड भी अपने को बना बनाया दिखता नहीं है, बोलो। तो फोर्स यूनिफॉर्म में क्या हो गया, मस्ट बी 0 बट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, इस पे क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट बी। कि अगर ऐसी सिचुएशन में, अब ये फील्ड होता नहीं है बट इस तरीके का अगर ऐसा बनाया जाए कि डायपोल को ही ऐसे रखे तो क्या यहाँ पे फील्ड आ जाएगा। अब इसी जगह पे क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसका फील्ड बन रहा है, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म। अरे बोलो, अगर यहां पे डायपोल को आप कैसे भी रखो तो क्या अलग अलग जगह पर जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अरे होगा ना, क्या जीरो हो पाएगा इसमें, पॉइंट चार्ज का जो फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म, और वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर आप डायपोल को रखते हो तो वहां पर फोर्स क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा, जो कि इस एंड पर भी होना चाहिए और इस एंड पर होना चाहिए। और अगर इस तरीके का केस है जैसा बनाया जा रहा है तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा फील्ड हो जो जनरेट किया जाए तो इसमें क्या बोल सकते हैं, मे और मे नॉट की भी बात आएगी। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो फील्ड जो आएगा या फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स मस्ट बी नॉन जीरो, बोलो भाई। बट टॉर्क क्या हो जाएगा वहां पर, मे और मे नॉट बी 0, क्योंकि उसका एक्सेस किस तरीके से रखा जा रहा है और फील्ड कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इसी तरीके का दिखता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इस तरीके का भी तो होता है जिसमें गैपिंग अलग कर दी जाए और एक ही जगह पे उस तरीके से रखा जाए। तो ये क्या है, ये क्वेश्चंस कुछ फ्रेम होते हैं थ्योरेटिकल टाइप्स के जो आपको मिलेंगे, तो लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज के हिसाब से इनमें बात करनी है डायपोल की। नेक्स्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, जैसे किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज किया जाए तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, बोलो भाई। तो डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस तरीके का है, अगर रेगुलर शेप का है या फिर इररेगुलर शेप का है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब ये चार्ज होगा तो ये कैसा बन जाएगा, चार्ज होने के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, अरे बन जाएगा ना। यहां पर देखो जरा, क्या इस डायग्राम में इररेगुलर शेप का कंडक्टर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अलग अलग है हर जगह का, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पर इस तरीके का है, यानी जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर क्या चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इस जगह पर चार्ज जो एक्यूमुलेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट यहां पर दे रखा है ए, यहां पर दे रखा है बी, इस जगह पर दे रखा है सी, तीनों के पोटेंशियल के बारे में बताना है, वी ए वी बी वी सी। तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, तो हर जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, अरे आएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए इसके आउटसाइड, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर उसके कंपेरिजन में कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, बोलो। क्या कंडक्टर को ब्रेक डाउन होने के लिए सबसे ज्यादा अपने को केयरफुल कहाँ रहना पड़ेगा, इस जगह पर, क्योंकि हमारे पास मालूम है कि
अगर एक एक्सटेंट के ऊपर इसको चार्ज किया जाता है तो लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। यानी वो क्या होता है, देखो जैसे यहां पर कॉर्नर पे फील्ड बन रहा है, अब ये फील्ड की वैल्यू अगर 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से एक्सीड कर जाए, ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी कंडक्टर के थ्रू एयर के लिए। अब अगर फील्ड ही इतना ज्यादा हो जाएगा तो क्या आसपास की एयर को ये बनने वाला फील्ड आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा। अब आयंस में ब्रेक होंगे तो क्या ये चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हवा में तैरना शुरू कर देगा। तो क्या इधर चार्ज दे रहे हैं और यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी इस अमाउंट तक ही इसको हम मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं। तो क्या ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते हैं कि इस आर रेडियस है, कुछ गिवन है, आपसे बोला जाए कितना इसको मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि जो E की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻6, ये किसके बराबर हो जाए, के क्यू अपॉन आर आपको गिवन होगा। तो यहां से क्या मैक्सिमम चार्ज निकल आएगा कि ये सस्टेन कर पाए। तो इस तरीके की बात कुछ होती है। फिर अंदर इसके फील्ड कितना हो जाएगा, कंडक्टर है अंदर की बात 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी हो यहीं पर, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस को परपेंडिकुलर होंगी। अब उस जगह पर सरफेस कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो भाई दिख रहा है स्पेसिफिकली कि यहाँ क्या आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फील्ड की बात करोगे तो यहाँ सरफेस ऐसा है, ये कॉर्नर है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। इस पे बात आ जाएगी यहाँ परपेंडिकुलर। यानी जिस जगह पर ड्रॉ करना हो वहां पर परपेंडिकुलरली आएगा। अब देखो जरा, अगर कोई एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और यहां पर हमने को यूनिफॉर्मली इस तरीके से चार्ज किया हुआ है और इसके सराउंडिंग में दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं। जैसे इसे प्लेस करेंगे तो चार्ज डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या इसके रिपल्सन की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फर्क आ जाएगा। यानी रिपल्सन की वजह से ये चार्ज किधर आ जाएगा, अपोजिट साइड में आएगा। यानी इस जगह पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। बाकी कल